नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरन शाह ईएफए पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर की छात्रा हूँ। आज हम उपस्थित हैं राष्ट्रीय कवि, रेडियो ग्रामोफोन तथा दूरदर्शन कलाकार पितृतुल्य माननीय श्री हरगोविंद विश्व जी के निवास में उनका साक्षात्कार लेने हेतु। प्रणाम सर, यदि आपकी अनुमति हो तो साक्षात्कार प्रारंभ करें। धन्यवाद। अनुमति का प्रश्न नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप जो पूछना चाहे पूछ सकती हैं। सर, हमारा पहला प्रश्न है, यदि चूंकि आप मध्य प्रदेश बुंदेल लोक संगीत संस्कृति के कला साधक हैं, अतः हम आपकी कला यात्रा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। देखिए, मैं बुंदेलखंड में जन्मा बुंदेलखंड का व्यक्ति हूँ और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र की कलाओं के संबंध में मेरी रुचि है। खास करके मेरी रुचि बुंदेलखंड की जो संपदा है, जिसे हम बुंदेली लोक संगीत कहते हैं, उसमें मेरी रुचि है। और 6-7 वर्ष की उम्र से मैं अपने ग्राम चारटोरिया में गांव में देखा करता था कि गांव की मंडलियां गाती हैं, वहाँ के विवाह में स्त्रियां गाती हैं, लोग भजन गाते हैं, बारात आती जाती तब गाते हैं। तो मैंने देखा कि दूल्हे के घोड़े पर बैठने के साथ एक ढपला वाद्य होता है, एक रमतूला वाद्य होता है, वो बजता है और चला जाता है दूल्हा। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं दूल्हा नहीं बन सकता, ये ढपला रमतूला मेरे साथ नहीं बज सकते क्या। वहां से मेरा सृजन हुआ कि बौरी कवे बजे रमतूला। तो वहां से मैं लोक संगीत के प्रति रुचिवान हुआ। वैसे तो पैतृक रूप से हमारे खानदान में 7 पीढ़ी से संगीत चला आ रहा है और मैं वहां उस गांव से बड़ी रुचि रखता हूँ। उस गांव में एक पे एक कलाकार थे जिनके द्वारा मैंने सीखा और गाया, और तब से मैं बुंदेली लोक संगीत में आया। बुंदेली लोकगीत जन्म से लेकर और जीवन के अंत तक के मैंने सुने हैं और धीरे धीरे मैं उसमें गाता रहा। वहाँ की परिधि से निकलकर मैं सागर आया। सागर में मैं पढ़ा, यहाँ मुझे वातावरण मिला और लोक संगीत लोगों ने मुझसे सुने। मेरी रुचि और बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ तक पहुँचा कि जो ग्रामोफोन कंपनी होती हैं, कोई एक सज्जन थे मजूमदार, उन्होंने मुझे कहीं गाते सुन लिया तो मुझे वो रेडियो ग्रामोफोन पर कलकत्ता ले गए। वहाँ मेरी वो तवा बने और तवा बनने पर मुझे ज़्यादा ख्याति मिली। तवा जानती हैं आप क्या होते हैं? वो एक रिकॉर्ड होते हैं, मेरे पास वो साइज हैं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो उसमें एक डाक बना रहा था, मोनो कहलाता है जो कंपनी का। वो मेरे फूफा के यहाँ वो था, तो मैंने उनसे कहा कि इसमें कौन गाता है? बोले बॉम्बे के लोग गाते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं गा सकता। तो उन्होंने एकाएक बोला, गांव का व्यक्ति था, मैं गांव का लड़का था, उन्होंने कहा तुम्हारे बाप ने कभी गाया है? और एक चपत मार दी मुझको, वो बात चली गई। और जब वो रिकॉर्ड मेरा बना और वो जो हम मेरे पास आए, जो मैंने वो डाक देखा जो उनके पास था रिकॉर्ड, तो मुझे पसीना आ गया। वो पुरानी बात याद आ गई और मैं गायक बना। वे गीत मेरे पूरे क्षेत्र में बजे, लोगों को बड़ी रुचि बढ़ी और रुचि बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि जो कंपनी थी, एक कंपनी, 2 कंपनी, 3, HMV कहलाती। HMV वन हिज मास्टर वॉइस ग्रामोफोन कंपनी, कलकत्ता से, बॉम्बे से, और जाकर के विदेशों में वो कंपनी की शाखाएं हैं। फिर जर्मनी की एक पॉलीडोर कंपनी आई, मिल कंपनी आई, उससे मेल रिकॉर्ड बने और इस प्रकार
वो गीत सुनने के लिए जनमानस ने मुझे प्रेरित किया। मैं गांव-गांव वो गीत, सरकार ने भी मुझसे मदद ली और सरकार की योजनाओं के गीतों को मैंने गाया लोकगीत के माध्यम से, तो बहुत जनचर्चा हुई और इस प्रकार से मैं एक मान्य कलाकार के रूप में फिर बना। तो रेडियो वाले मेरे पास आए, रेडियो वाले ले गए, दूरदर्शन आए, दूरदर्शन ले गए। इस प्रकार मैं दूरदर्शन, रेडियो, ग्रामोफोन का कलाकार बना। मैंने बुंदेली लोकगीत वृद्धों से सीखे, उनसे उनके पास जा जा करके पुराने से पुराने गीत लिए। सबसे पहला गीत मेरे पास था जिसकी रचना पृथ्वी के द्वारा या पृथ्वी पर कैसे हुई, तो वो गीत था जो पहला रिकॉर्ड बना। कौने रची पृथ्वी रे दुनिया संसार, कौने रचे पंडवा माई के दरबार, राजा जगत से मामले होमा। इसका जो एक छंद है बड़ा कीमती है कि जब सैनिक जाता है, उसके पति की जीतने की कामना पत्नी करती है, वो कहती है कि गढ़ से उतरी रनिया रे मौत न लय थार, दाएं हाथ लय गड़ुआ कंडा पे आग, और पूजन चली जाल पा कंथा, कंथा माने पति, कंथा लौट घर आए, अब की लज्जा राखो मोरी खेवन माए, देहो दूने बुकरा नरियल सवार, चुड़िए है बात राजा जगत से मामले होमा। ये हमारा आदि गीत है। और आदि गीत, मेरा गीत का प्रारंभ कब से हुआ? बौरी कवे बजे रमतूला। आज सारे संसार में वो गीत बज रहा है, एरी बहु कवे बजे रमतूला। दो तीन पंक्ति सुनाओ मैं आपको। पंक्ति है, देख देख दुनिया के दूल्हा, बहुमन मोरो ललचाए, और कौन घड़ी बाएगी जब ब्याह मोरो जाए। हास्य गीत है। माता को बड़ा आनंद आया, बोले अभी तुम्हारी कोई, जैसे कृष्ण भगवान की उम्र का थी, राधा से करा दे बोल ब्याह, तो हम भी छोटे थे, बालपन की बात है। वो गीत रिकॉर्ड जब हमारा हुआ तो आज वो जन जन का गीत है। आप यूट्यूब लगाए, उस पर पूछे हरगोविंद जी का रमतूल, केवल कहिए रमतूला सुनाइए या हरगोविंद जी के सुनाइए, तो यूट्यूब पर वो गीत आता है और रिकॉर्ड भी है, जहां तहां बजता है। इस प्रकार मेरी कला यात्रा जो है प्रारंभ हुई और मैं बुंदेली लोकगीतों में रुचिवान बना। सुन सुन करके मैं तुकबंदियां करके जोड़ने लगा और गीत लिखने भी लगा। धीरे धीरे मुझे कुछ बुजुर्ग कवियों ने साथ रखा, उनकी कविता सुन के मैं कवि बना। कला यात्रा आज 6-7 वर्ष की उम्र से चालू हुई और आज भी अनवरत में गा रहा हूँ। और मेरा जीवन जो कहता है, मैं बुंदेली ओढ़ता हूँ, बुंदेली बिछाता हूँ, मैं बुंदेली ओढ़ता हूँ, बुंदेली बिछाता हूँ, बुंदेली है जीवन मेरा और बुंदेली ही गाता हूँ। ये मेरा पूरा जीवन का वृत्तांत है। सर, हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपको बचपन में वापस जाने का मौका मिले तो आप कौन सी कक्षा दोबारा पढ़ना पसंद करेंगे और क्यों? कितना बढ़िया प्रश्न है आपका। आप मुझे 88-89 वर्ष की उम्र में छोड़ करके 6-7 वर्ष की उम्र में ले जाना चाहती हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे बड़ी खुशी हुई इस प्रश्न से। कम मुझे उस वातावरण में जाने का मौका मिला कि जहां अनपढ़ बच्चे, हर बच्चे जिन्हें ना पहनने का, न रहने का ठिकाने, न बोलने का ज्ञान, उनको ज्ञान देने वाली शाला, तो पहली कक्षा में जाना चाहूँगा और उसी में पढ़ना चाहूँगा। मैं सागर की गोपालगंज लाल स्कूल में पढ़ा हूँ और चूंकि गांव से आया था तो मैं बड़ी उम्र का था, ऊंचा था, तो कोई मेरा नाम नहीं लिखता था। एक दिन हमारे पिताजी, उनके जो मित्र या परिचित या दोस्त कहें या जो भी कहें, डॉक्टर हरि सिंह गौर थे, पिताजी के दोस्त रहे वो।
तो उनके यहाँ वो मुझे लगा, उन्होंने कहा इस बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। उन्होंने साहब कोई इतना बड़ा हो गया, इसको कोई पढ़ा नाम ही नहीं लिखाना चाहता। उनने गाड़ी में बिठाया, मुझे गोपालगंज ले आए और मेरा नाम लिखवा दिया उनने। तो मैं गोपालगंज की लाल स्कूल में पढ़ने लगा। अब उस कक्षा में मुझे वातावरण ऐसे ही लड़कों का मिला। तो जो पहली कक्षा हुआ करती है, वास्तव में आदमी को मानव बनाने की, इंसान बनाने की शाला होती है। तो मैंने उस संबंध में कुछ मुक्तक लिखे, आपको सुनाऊं जिसमें सब आ जाएगा कि जीवन को बनाने के आकार मिलते हैं। कहाँ? उस पहली कक्षा में आदमी का जीवन बनता, वहां से शुरू होता जीवन। जीवन के बनाने के आकार मिलते हैं। और बनाता कौन है? बनाने वाले तो वो कुम्हार हुआ करते हैं जो घड़े के रूप में कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाते हैं। जीवन को बनाने के आकार मिलते हैं, है विश्व वहां तुमको सुघर कुम्हार मिलते हैं। जीवन संवारने की वो कक्षा होती है, जीवन संवारने की वो कक्षा होती है। अक्षर व अक्ष, अक्षर व अक्ष द्वारा संस्कार मिलते हैं। पूरे संस्कार वहां भरे जाते हैं और आदमी बनाने की प्रेरणा वहां से चालू होती है। दूसरा है जीवन के संगीत के आलाप मिलते हैं। जीवन एक संगीतमय है, जो जीवन में गाता रहता है। हर व्यक्ति काम करता है, वो भी गाना है, रोता है, गाता है, दुख आते सुख आते सब आता है। लेकिन वहां उन बालकों को कुछ चिंता नहीं रहती, माया मोह नहीं रहता है, न खाने की न पीने की, सब माँ बाप का काम है। तो वो स्कूल एक प्रकार से ऐसा घर है जहां उसे जीवन प्राप्त होता है। तो वो दिव्यमयी संगीत के आलाप मिलेंगे और वो आश्रममयी शिक्षा की शाला है। वो आश्रममयी शाला के आधार मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन के संगीत के आलाप मिलेंगे अगर आश्रमी शिक्षा पाई। जहां जहां आश्रमी शिक्षा पाई तो आप मिलेंगे, आप माने ईश्वर। निश्चलता वहां रहती है बालकों में, निष्ठावान अगर वो रहता है तो उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं पहली कक्षा में पहुंचूंगा तो मुझे उनके दर्शन होंगे। कौन के दर्शन होंगे? सज्जन, निष्ठावान और कर्मवीर। सज्जन निष्ठावान कर्मवीर रूप के, सज्जन व निष्ठावान कर्मवीर रूप के। जन्मदाता के समान माँ बाप मिलेंगे। जो हमें जन्म देते हैं वो माँ बाप अलग हैं, लेकिन जो हमारा जीवन बनाते हैं वो माँ बाप से कम नहीं है। कौन है? गुरु है, गुरुवर है। तो वे हमारे माँ बाप के समान होते हैं। तो स्कूल में जाकर के उन्हीं सब के मुझे दर्शन होंगे। और दर्शन होने के साथ साथ एक है, वे सारी स्मृतियां हमारे सामने आ जाएंगी जो हमारे जीवन को सोचने में आगे आती रही और जिनको हमने आगे पाया, वो उच्च कक्षा में हमने पाया।
सर, सुना है आपके ग्रामोफोन रिकॉर्ड देश तथा विदेश में भी प्रचलित हैं। कब, कहाँ और किसने इनका सृजन किया? हाँ, ये मैंने अभी पहले बताया ना, उसके संबंध में आपको, बुंदेली लोक संगीत के संबंध में मेरे रिकॉर्ड जो हैं, जो बने, मैं 1 मिनट दे तो हमें रिकॉर्ड लाए अपने वहाँ विशुद्ध लोकगीत रिकॉर्ड में है। आपने रिकॉर्ड का पूछा था तो मुझे क्या मालूम कि आप रिकॉर्ड को मैंने पहले ही से निकाल के रख लिया था। तो ये रिकॉर्ड आपको आजकल ये दुर्लभ चीज है, ये 18 बने हैं हमारे पास। ये एक कभी 2 गीत होते हैं, कभी 4 गीत होते हैं। तो आज भी अच्छा, देश में अपने सागर में किसी के नहीं, ये जो रिकॉर्ड्स हैं पूरे देश में रेडियो स्टेशन पर और विदेशों में, जैसा आपने पूछा है, बज रहे हैं। तुमने देखे नहीं होंगे, हम बता देंगे आपको। तो वो देश की कंपनी ने बनाए। अच्छा, उस समय घर घर बड़ा शौक था, तो घर घर वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड हुआ करते थे, तो घर घर बजते थे। तो घर बजने में सबके यहाँ बजे। फिर ये जो प्रोग्रामों में स्पीकर वाले जाते हैं वो बजाते हैं, फंक्शन में प्रोग्राम में बजते हैं। बजते बजते फिर कुछ दिल्ली दूरदर्शन और जितने रेडियो स्टेशन से वहाँ बजे, उनके माध्यम से जिन कंपनियों बनाए उन्हें विदेशों को भेजे। फिर वहाँ से आज भी गीत खास करके लंदन में आज बजते हैं। हमारे यहाँ के कुछ शिक्षक या यूनिवर्सिटी के लोग वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ सुने। कभी आप भी सुने तो 3-4 बजे के समय पे लंदन से रिकॉर्ड्स बजते हैं, जर्मन से बजते हैं। अब ये तो मैंने नहीं पहुँचाए, लेकिन रेडियो से पहुँचे या कंपनियों से पहुँचे तो पूरे संसार में इस प्रकार से, मेरे ही नहीं और भी कलाकारों के, लोक कलाकारों के गए। इतना मुझे मालूम है कि यहाँ से 3 रिकॉर्ड, एक छत्तीसगढ़ी, एक मेरे और एक पंजाबी, विदेश गए, फ्रांस गए। तो फ्रांस में लोक संगीत का चलन है। वहाँ का एक मिस्टर बेन है जो मेरा शिष्य बना आकर के यहाँ आया। लोक संगीत के बारे में वो 18-20 मेरे गीत ले गए और मुझसे कुछ रिकॉर्ड की कॉपियाँ ले गए, और आज भी रिकॉर्ड फ्रांस में ज़्यादा बजते हैं। सर, यदि बच्चे भी कलाकार बनना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तुम बनना चाहोगे क्या? कौन सी रुचि है तुम्हारी? सर, हमारी तो गणित में इंजीनियर बनना चाहते हैं। बहुत, वो भी एक कला है, विज्ञान भी एक कला है मेरा, क्योंकि हमारे देश की कला तो देखो कितने वैज्ञानिक कहाँ पहुंच गया, ये भी कला एक है। तो कला तो विभिन्न प्रकार की होती है, और कला स्कूल में जो विषय का विभाजन होता है वो भी एक कला के, तुम गणित में जाओगे, तुम कॉमर्स में, तुम आर्ट में होता है। तो बच्चे विभिन्न कलाओं के रुचिवान छात्र हुआ करते हैं, उनके मन में कलाएं बैठी हैं, लेकिन उनको जगाने वाला नहीं मिलता। मेरी दृष्टि में जो मेरी बुद्धि है, क्योंकि मैं शिक्षक भी रहा हूं, मैंने बहुत विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया है, और यत्र तत्र सर्वत्र में उनको गाने को ले जाया करता था। उनको मैंने सिखाया, और सिखाने के बाद उनको कलाकार बनाया, रेडियो को सब तक पहुंचाया। अगर कोई छात्र कलाकार बनना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको ईश्वर का वरदान होना चाहिए, क्योंकि कला अपने आप नहीं, ईश्वर देता है। माने एक खिलाड़ी को खेलने की प्रेरणा ईश्वर की तरफ से मिले, एक गायक को उसकी आवाज होना चाहिए उसके पास, एक पहलवान को शरीर उसका होना चाहिए उसके पास। इस प्रकार के चित्रकार की जो ये कला होती है, और जो चित्र बनाता है वो, उसके मन में वो आकृति बैठना चाहिए। जैसे मैंने अपने गुरु बिलापुरकर जी से चित्रकारी भी सीखी थी। मैंने बहुत सी कलाएं सीखी, लेकिन अंत में आकर के लोकगीतों पर गिर पड़ा मैं।
और लोक संगीत में मिलाए, उसी की कविताएं लोग इसके गायन लिखी। तो कलाकार बनने के लिए अगर ईश्वर ने तुम्हें वो क्षमता दी है, एक दूसरी है हर छात्र को उस कला के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, सच्चे हृदय से। वो तपस्या है कला, छोड़ना नहीं चाहिए। फिर चाहे माता पिता रोके, बहुत से रोकते हैं, आपने बहुत से इंटरव्यू देखे होंगे, साक्षात्कार देखे होंगे, रेडियो पे, दूरदर्शन पे, फिल्म में लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो माता पिता ने रोका, इनने रोका, ना करो ये बना करी, लेकिन हम तो निष्ठावान रहे। तो ऐसे कलाकार बहुत से हैं। अपने देश के कलाकारों के बारे में जानती हो। तो साधना में निष्ठावान होना और समय देना सबसे बड़ी बात है। 7 काम छोड़ के समय देना, अभ्यास करना, फिर माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, फिर जो उस कला से संबंध व्यक्ति आगे आपसे है उसको आप निरंतर पढ़ें, देखें, समझें, उसकी कला कैसे बढ़ती गई, अपने से आगे वालों की कला का अनुसरण करें और अगर सीखें तो और अच्छी बात है, उनसे प्रेरणा लें। लेकिन उसमें एक और ध्यान रखना चाहिए, उस कला के प्रति वास्तविकता आपके सामने हो। आजकल जैसे चल रहा है, लोक संगीत में चल रहा है, हथगढ़ा लोग गीत बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। जैसे एक चित्रकार वो चित्र जब बनाता था, रंग ऐसे फेंक देता था, रंग फेंकते फेंकते नीचे एक सफेद कागज था, उस पर वो रंग बिखरे, वो कलाकृति सबसे ज्यादा बिकी। तो कला क्या है अपने आप में नहीं मालूम पड़ती, अंतः प्रेरणा से कला आती है और उस छात्र को उसके प्रति सजग रहना चाहिए। और अगर खास करके वह समझ देता है, एक और चीज है, उस कला में यदि कोई सरंजाम की आवश्यकता हो तो उसकी भी व्यवस्था होना चाहिए। मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, जैसे कि ये खेल खेलते हैं तो हॉकी है, पैड है, सब चीजें होना चाहिए। लेकिन संगीत है तो हारमोनिया हो, सितार हो, तबला, ये सारी चीजें सरंजाम, इसकी व्यवस्था होना चाहिए। और इनमें सबसे बड़ा जो गुण है उस कलाकार बनने का कि वह अच्छा गुरु तलाश है। उत्तम गुरु अगर उसको मिल जाते हैं तो उसकी कला आगे बढ़ जाती है। मेरी भी कई गुरु रहे। मैं कलाकार कैसे बना? अच्छा, मैं सीखा जो हूं वो ऐसे ही गुरुओं से सीखा हूं। तो उन बच्चों को उन व्यक्तियों के पास जाना चाहिए, उनसे अनुराग रखना चाहिए जो उस कला में माहिर है और उस कला को आगे ले गए हैं। तो अगर वे आपको वो कला देंगे तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मेरा मत है। सर, हम सभी जानना चाहेंगे कि एक कलाकार बनने के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी और आपके गुरु कौन थे? अच्छा, मेरी ये बात को आपने बोल दिया कि गुरु बनाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो गुरु होती है माँ। हर चीज के लिए संसार की सर्वश्रेष्ठ गुरु होती है माँ। उसके बाद गुरु मिलते हैं। तो जैसा मैंने आपको अपने पिछली बात में बताया कि मैंने माँ से कहा था कि मेरा भी विवाह कब होगा और रमतुला गीत का सृजन हुआ, क्योंकि मेरी माता इंद्राणी देवी लोक संगीत की बहुत बड़ी गायक थी, मशहूर गायक थी। हमारे यहाँ पर जन्म से लेकर आदमी के जीवन के अंत तक गीत हुआ करते हैं और जो मेरी माता ने इन गीतों को गाया, जब नारी गर्भवती होती है तो गर्भ धारण के समय से लेकर के आज तक के गीत हुआ करते हैं, वे संस्कार गीतों में गिने जाते हैं। और मेरी माँ से मैंने सीखा, भी अक्सर गाया करती थी
एक गीत मैं आपको बताऊं, वो मेरे हृदय में आज ही बैठा है और इतना महत्वपूर्ण गीत है। ऊर्छा सुना है तुमने? यस। ऊर्छा में एक हरदौल हुए हैं, तो हरदौल नाम के जो आज भी देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो उनको उनके भाई ने जहर दिलवाया था किसी कारण से। अब वो जहर दिलाने के साथ जब उनकी भाभी उनको जहर देखे हैं, उस समय के भोजन कराने का गीत मेरी माँ ने मुझे दिया था और वहां से मेरा देशव्यापी संगीत प्रारंभ हुआ। आज भी वो गीत बहुत प्रसिद्ध है और इतने कवियों ने, इतने लेखकों ने, सब ने लिखा कि वो जहर किस बात का दिया था तो किसी को पता नहीं। मेरी माँ ने एक गीत दिया था, 2 पंक्ति 3 सुनाता हूं मैं आपको, जिसमें वो बात है कि वो विस्की तो हंडी थी जिसमें सब्जी बनती है और विष नाग को काट काट करके उसकी सब्जी बनाई थी, और जब वह सब्जी निकाल के जिस बर्तन में रखते उसको तौलिया कहते हैं। तो भाभी वो जब भोजन देती है तो कहती है आज भोजन मत करो लाला तुम। लाला हमारे देवर को कहा जाता है, तुम्हारे भैया के विचार अच्छे नहीं है। ये उस गीत का मर्म है कि बिसहणियो बिस तोलियो लाला, विष के दए है बघार, और विष का ही बघार लगाया गया। आज अपन लोग तो लगाते हैं काहे का, राई नमक इत्यादि का। कौन सी चीज का बघार लगाती हूँ? राई हो। अच्छा अच्छा। कि बिसहणियो बिस तोलियो लाला, लाला सामने बैठे, भाई बगल में बैठा है और भोजन देना पड़ रहा है जहर का। इतना महत्वपूर्ण गीत है ये। हमारी बड़ी बच्ची है प्रेमिला सागर, उसने मेरे साथ इस गीत को गाया है। कि बिसहणियो बिस तोलियो लाला, विष के दए है बघार, आज भोजन। हाथ जुड़ के कहती भाभी, ये सिर्फ भावना है, को भैया तो सब देख रहा है। आज भोजन लाला जिन करियो तोरे, भैया के बुरे है विचार। मुंह से नहीं बोलती, भावना, ये भावना का गीत है। ये मेरी माँ ने मुझे गीत दिया। वहां से मेरे गीतों का फैलाव हुआ और तरह तरह के बुजुर्गों से, महिलाओं से, बड़ी बड़ी जो पहुंची हुई माताएं थी उनसे मैंने गीत लिए और मेरी प्रेरणा मुझे माँ से मिली। और अब तुम इतना जो पर भी तुम तो शायद नहीं, तो एक हमारे यहाँ नृत्य होता है राई। राई में नर्तकी हुआ करती है, तो उस नर्तकी में मैं जीवन में सबसे ज्यादा चाहता हूं नर्तकी को। उनका नाम था खिमिया बाई। वे हमारे घर ही ठहरा करती जब गांव में राई होती थी। तो वो मुझे उस समय सन समझ लीजिए 40-38 के बीच में 1 रुपया दिया करती थी और वे वहां गाती थी उस राय में। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ एक पथरिया गांव है, तो यहाँ एक चंपा बहन थी, उनने मुझे बुलाया तो मेरा वहाँ संगीत का कार्यक्रम हुआ। ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ ना, तुम्हारा सिमरन नाम है ना, तो ये चर्चा मैंने वहां भी की कि यहाँ इसी गांव में मैंने कहा एक माता जी थी खिमिया बाई, जिनसे मैं जो मुझे 1 रुपया दिया करती, वो खड़ी हो गई, बड़ी दुबली पतली बुजुर्ग। तो मैंने उनके पांव छुए, उन्हें आशीर्वाद दिया, बोले बेटे हाँ। उन्हें हमारे फिर खानदान का नाम बताया, तो मैंने उनसे सीखा। तो मेरी प्रेरणा मेरी माता जी और खिमिया बाई, साथ ही गांव के कुछ बुजुर्ग थे जिनमें खिलान सिंह लम्बरदार थे, एक जालम सिंह थे और एक लिखकर दर्जी थे, दलू खवास थे। ये जो जितने बुजुर्ग थे
इनसे मैंने गाना सीखा है। और गाना सीखते सीखते जब सागर आया तो यहाँ पर एक कपूरे जैन थे, राय के बहुत अच्छे, उनसे एक यहाँ बल्लू बरौगा थे जो 2 बांसुरी बजाया करते थे, उनसे मैंने गाना सीखा और लोकगीत के रूप में आज मैं इन लोगों की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद। सर, आपने बुंदेली लोक संगीत को काव्य, गायन तथा लेखन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। आपका यह क्रम कब से प्रारंभ है? हाँ, अब देखिए, जो कलाकार की कला होती है जन के लिए तो होती है, तो कलाकार तो चाहता कि हमारे सामने जन समूह बैठे और हम अपनी कला का प्रदर्शन करें, ये उसकी आकांक्षा होती है। क्योंकि कला प्रदर्शन तो दूसरों ही के लिए होता है। तो मैंने जो ये बुंदेली लोकगीत प्रारंभ जब किए तो लोग, क्योंकि घर घर गाया थे लेकिन उजागर नहीं हुए थे। जिस समय ये गीत मैंने गाए तो हमारे सागर में यहाँ एक बोरा बारई की झांकी लगती थी गणेश की, अपार भीड़, वहां मिनी बस भी पड़ता था। यहाँ सागर आया तो हाई स्कूल में पढ़ा। हाई स्कूल का मैंने बताया कि वहाँ पर मेरे बहुत से सहपाठी थे, उनने प्रेरणा दी। उन सहपाठियों में हमारे एक राजाराम तिवारी और रामेश्वर तिवारी थे जो हमारे साथ 11वीं कक्षा तक पढ़े। वो तो दिन भर मेरे पीछे पड़े रहते थे, कोई गाना सुना रो गोविंद, कोई गाना सुना रो गोविंद, वो गाते रहते थे हम। तो वो जो साथी थे उनसे प्रेरणा मिलके उन्होंने मुझे इन बड़ा बड़े की झांकी में प्रोग्राम हुआ था, यहाँ ला करके खड़ा कर दिया कि यहाँ से गाओ। जब मैंने गीत गाया, बैठी रहियो रानी सतखंडो खइयो डबों के पान, जब हम आहे रणजूत के तुरी मुतीन भरा दे मांग, ये सहरा है। इसकी गूंजी तो मस्जिद तक भीड़ हो गई और इतनी भीड़ हुई जन समाज ने, जगह जगह मुझे बुलावे आने लगे और मैं गाने लगा, मंच मुझे मिलने लगे, उसके साथ पैसे भी मिलने लगे। तो मैंने समझा कि चलो बच्चे तो थे, कमाई का एक जरिया भी बना और भगवान की कृपा रही कि वो जरिया दूरदर्शन से बना, रेडियो से बना, ग्रामों से बना, जन समाज से बना, कवि सम्मेलन से बना। और वो जरिया हमारा संगीत का जो था ना, वो आर्थिक रूप में भी हमको समृद्धि देने लगा। और मैंने ये गीत खोज कर लोगों को सुनाए कि सुनो, ये भी कोई गीत होते हैं। कुछ जैसे आजकल की तुम जैसी लड़कियां जो हैं सुन के कुछ भी गा देती हैं, उसमें आज की कोई फिल्मी चीज जोड़ती, कुछ जोड़ती, लेकिन वास्तविक गीत जो हुआ करते थे वे बहुत कीमती हुआ करते थे। आज लोग शोध कार्य कर रहे हैं। अभी हमारी बच्ची प्रमिला सागर को वहाँ भोपाल में जाना हुआ तो उसका सिलेक्शन हुआ, उसने बन्ना गीत गाए। बन्ना गीत बहुत कठिन होते हैं लेकिन सरल भी होते हैं, पर बन्ना वास्तविक में गाना चाहिए। इसी प्रकार चाहे बुंदेलखंड के हर महीने के गीत होते हैं, जन्म से के अंत तक के होते हैं, उन गीतों को आप अक्षर से सही गाए तो उनमें जीवन भरा है, जीवन का संगीत उनमें भरा है। और मैंने वो काम किया है और मुझे जनता का आशीर्वाद भी मिला और उनसे मुझे प्रेरणा भी मिली। आज भी मैं वो संगीत अपने अंतःकरण में रखकर लोगों को सुनाता हूँ। सर, बचपन में खेलों में तो रुचि सभी की होती है, लेकिन आपको आपके बचपन में कौन कौन से खेल खेलना सबसे ज्यादा पसंद थे? हाँ, बात तो आपकी बहुत सही है। खेल आज भी खेलता है आदमी। आजकल तो राजनीति में भी खेला सब चल गया है कि खेल जो है एक प्रकार से
मन बहलाने वाला, जीवन को शाश्वत बनाने वाला, सुदृढ़ बनाने वाला और यहाँ तक कि सौष्ठवता भी प्रदान करने वाले होते हैं। इसमें दौड़ भी लगाना पड़ती है, हाथ पांव चलाना पड़ते हैं। लेकिन ये खेलों को हम दो भागों में बांटते हैं। खेल आज भी चल रहे हैं, आज तो राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चल रहे हैं। जो आज क्रिकेट चल रहा है ना, मालूम ये खेल हमने खेला है। तो ये इसको पिट्ठू कहते थे। अब ये तो अपने देश में लोकल भाषा में कई प्रकार के होंगे, विभिन्न भाषाओं में। तो बचपन में जो खेल हुआ थे बच्चियों के, जैसे आपकी बच्चियों के होते हैं, लंगड़ी होती हैं और ये जो कहते हैं ना कि काना दुआ होता है, उसको खेलते हैं। हम एक खेल खेला करते बंटा से बंटा खेल। बंटा जानते, गोला होता है, रसगुल्ला के समान छोटे छोटे कांच के होते हैं। दूर फेंक दो, उसमें बंटे को मारो। और मैं उसमें बहुत माहिर था, चतुर था। मेरा कभी चूका नहीं, कितनी दूर रख दो मैं बंटे से बंटा मार देता था। तो वो मेरा प्रिय खेल था। अंडा डावरी बहुत खेलते थे, पेड़ों पे चढ़ करके खेलना। फिर जो हॉकी चल रहा है आजकल, उसको गोटान कहते थे। लकड़ी की होती थी और एक बड़ी कपड़े की गेंद बना ले, इसको मार चले, उस स्थान तक ले गए, वहां से ले आए, उसको कहते थे पिल पिल, खेलो चलो। तो वो हॉकी से खेली जाती थी। और बच्चों के भी खेल होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खेल होते हैं वो काना दुआ के होते हैं। हम तो स्कूल में भी फुर्सत पाते थे, जैसे कि ये लॉन्ग रिसेस होती थी, प्रेयर होती थी, उसमें पहुंच गए तो हमने जैसे अपने 3 नाम तुमको बताए, तीनों जाकर बैठ गए, खेलते थे। तो वो राजा राम जी तिवारी, रामेश्वर जी तिवारी, ये हम लोग 3-4 बैठ के कोड़ियों से के थे, जो इमली के बीजा होते हैं उनके पासे बना लेते थे, वो खेला करते थे। तो ये खेल हम बहुत खेलते थे। और कभी भौरा के खेल खेलते, तो भौरा से भौरा मारना। तो ये बचपन के खेल थे। और जो आज क्रिकेट का स्वरूप बना है, हॉकी का रूप बना है, मेरा प्रिय खेल हॉकी रहा। क्रिकेट भी खेला, लेकिन अब देखिए क्रिकेट का हम सुहावना, बल्ला आजकल चौड़ा होता है, उस समय लाठी से खेलते हैं गांव में आदमी। एक पत्थर रख देते हैं, स्टंप कहते हैं उसको पत्थर रख देते हैं और उसमें गेंद मारते हैं और उसमें लाठी से उसको मारता है। उसका स्वरूप आज क्रिकेट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है वो हॉकी में खेला हूं। हॉकी यूनिवर्सिटी लेवल पर ही मैंने खेला। हमारे सोडी नाम का लड़का था, वो कैप्टन था और वो सेंटर हाफ में खेलता था, बीच में मैं लेफ्ट में खेलता था, क्योंकि लेफ्ट का खिलाड़ी कोई मिलता ही नहीं था। तो उसने मुझे लेफ्ट पर खिलाया। तो मैं हॉकी मेरा प्रिय खेल रहा, लेकिन एक ने मुझे पीछे से पांव में हॉकी मार दी। उस दिन से मैंने हॉकी छोड़ दी, दौड़ नहीं लगा सकता। तो खेल जो है हर बच्चा खेलता है और हर एक चतुर किसी न किसी खेल में होता है। तो ऐसे खेलों को खेलते खेलते हम आकर के अंत में लोक संगीत और काव्य संगीत के खेल खेलने लगे। मैं स्कूल में जब रहा करता था तो ये खेल बच्चों को खिलाता था। CR मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल मेरी स्कूल थी, आपकी रविशंकर के बगल में ही है। हमारे वहाँ पर जो शिक्षक हैं वे विद्यार्थियों को आज भी खेल खिलाते हैं, फुर्सत से बैठते हैं, पुराने खेल खिलाते हैं। ये खेल की प्रवृत्ति तो बुढ़ापे तक आदमी रहती है। चौपड़ खेलने लगते हैं लोग, बैठे बैठे आपको ना हाथ पांव चला कुछ नहीं, तो चौपड़ ही चले, गोटियों को सरकार है, ये क्रम हमारा। लेकिन मैं हॉकी में और बंटा में बहुत अच्छी तरह से खेल खेलता था और मुझे बड़ा प्रेम था उससे।
सर, आपकी कला साधना के दौरान क्या क्या चुनौतियां रही? चुनौतियां मेरी कला की साधना, हाँ ठीक है, आपका प्रश्न है। मैं चुनौतियों को ऐसे लेता हूं कि चुनौती तो कई प्रकार की होती है और जीवन में हर व्यक्ति को चुनौती मिलती है। तुम पढ़ रही तो तुम्हारी सहेली तुमसे कहेगी फर्स्ट आके बताओ हमको, प्रथम आके बताओ, जब जाना है आपको। ये भी चुनौती एक प्रकार से। तो जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में अपने साथियों की और उस खेल में हार जाने वाले व्यक्ति अक्सर चुनौतियां दिया करते थे। चुनौती का एक दूसरा रूप है आपकी कला को रोकने के माध्यम, समाप्त करने के माध्यम, ये भी एक चुनौती है। तो चुनौती मुझे अपने साथियों से मिली जब मैं देहात से गाने के लिए चला सागर आया, तो यहाँ पर बहुत लोगों ने चुनौती मुझे दी। हम भी गाते हैं, हम भी गांव के हैं, हमसे आगे गा के बताओ, ये भी एक चुनौती है। और चुनौतियां रेडियो पे गा के बताओ मुझे, हम तो रेडियो पे जाते हैं, ये भी एक चुनौती है। लेकिन चुनौती का सामना धैर्यपूर्वक अपने कार्य का, अपने कर्तव्य का समय के अनुसार, निष्ठा के अनुसार पालन करना और निरंतरता बनाए रखना और अपना काम अपना करना। चुनौती देने वालों को अपने आप उत्तर मिल जाएगा। उत्तर झगड़े से नहीं दिए जाते, चुनौती के सामना लड़ झगड़ के नहीं किया जाता है, कला के माध्यम से ही चुनौती का सामना किया जाता है। अब जब आदमी थक जाता है कि इसको कैसे हम परास्त करें, तो कभी कभी उल्टे काम करता है। जैसे मुझे जीवन में नींबू में सेंदूर लगा के दे दिया गया, माने मेरी आवाज खत्म हो जाए, वो कर दिया। ये भी एक चुनौती थी कि हम तुम्हारी आवाज खत्म कर देंगे। तो चुनौती जो है, यहाँ गा करके बताओ, वहां गा करके बताओ, ये गा करके बताओ। भगवान की कृपा रही कि मैं सारी चीजों में, उन चुनौतियों का कारण ही है कि मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं। मैं चुनौती का बहुत स्वागत करता हूं और खास करके विरोधियों का मैं आभारी रहता हूं कि तुमने जो मेरी बात का विरोध किया है, चुनौती दी है, हमें एक आपने रास्ता दे दिया है। तो उस चुनौती का पालन करना, सामना करना, अपने कृत्यों से उसको बनाए रखना कि और आप चुनौती दीजिए, मैं और बढ़ूंगा। उनका मैं धन्यवाद करता हूं। सर, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आप हम बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो कला के क्षेत्र में, या मैं शिक्षक रहा हूं, शिक्षक के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में संदेश चाहते हैं? सर, आप दोनों के भी दीजिए। अच्छा, देखिए, बड़ों का कर्तव्य ही होता है बच्चों को संदेश देना। अनपढ़ भी व्यक्ति हो तो छोटे बच्चों को वो सीख देता है। एक कहावत चलती है, बच्चों को ये मानना चाहिए, न मानो जेठों की सीख, जेठी माने बड़े, तो ले खपरिया मांगो भीख। अगर तुमने पुराने लोगों की, बुजुर्ग लोगों की, बड़े लोगों की, गुरु लोगों की सीख नहीं मानी तो आपको भीख मांगना पड़ेगी। भीख मांगने का आशा उनका है तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तो बच्चों को सबसे पहला तो संदेश है बड़ों की बात को मानना, उनकी आज्ञा का पालन। बड़ों में गुरु भी आते हैं, माता पिता तो आते ही हैं, तो माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन सबसे श्रेष्ठ है और इसका पालन अक्षर साहब बच्चों को करना चाहिए। दूसरा संदेश मेरा है कि बच्चे सदैव अपने परिवेश माने जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस परिवेश का ध्यान रखें और परिवेश के आधार पर
ही अपनी कला का प्रदर्शन करें। और कला के रूप के छात्रों को मेरा संदेश है कि वे कभी किसी की भी कला में अपने आप को कमजोर न समझें। जिस कला को लेकर वे चले हैं उस कला में निरंतर लगे रहें। उस कला में निरंतरता बनाए रखने से वे आगे चल के, मेरा एक दोहा है, अर्ध दोहा कहे कि जो साधनारत व्यक्ति रहता है, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदाम, और सूर किशोर कृपासों सबल हारे परिणाम। अगर आप हार गए तो पहले तो अपबल देखो आप, फिर तपबल देखो आप, ये सब बल देख लिए आपने, और जब हार गए तो ईश्वर का नाम लो। तो सबसे पहले ईश्वर की कृपा भी आपको, ईश्वर की आराधना भी आपको करना चाहिए। तो वो आपकी साधना को, यद्यपि अदृश्य है वो कि भाई बच्चा काम कर रहा है, इसको आगे बढ़ाओ, तो उसका बड़ा धर्ष भी आप पर रहेगा। और बच्चों का जो बचपन में कर्तव्य रहता है सर्वश्रेष्ठता में, कि वे समाज में प्रचलित या समाज में विचर रहे ऐसे लोगों से बचें जो अपने जीवन को खुद खराब कर रहे हैं और दूसरों के जीवन को, मान लो हम एक छोटी सी बात कहें कि सड़कों पर तुम ऐसे शराब पीकर लोगों को देख रहे हो, उनसे दूर रहें। जुआ खेलने वालों से दूर रहें। तो जितने दुर्गुण हैं ये हमारे बच्चों के जीवन में नहीं आना चाहिए। क्यों कि एक तरफ तुम कलाकार बन हो, एक तरफ तुम दुर्गुणों में फंसे हो, तो क्या कला होगी आपकी। मैं अपने आप को बता दूं, मैं 88 वर्ष का व्यक्ति हूं। आज बीड़ी के धुएं से मुझे गस्त आ जाता है। अगर कोई बीड़ी पी के धुआं डाले तो मुझे गस्त आ जाता है। माने मैं इस प्रकार से जी व्यसन जो है नष्ट है, इन पे कभी नहीं आना चाहिए बच्चों को। बच्चों में एक और आदत खराब होती है और वो आदत है गाली देने की। वो सीखते हैं, यद्यपि दुर्गुण दोस्त समाज का है, लेकिन वो गाली गलौज जो है, ये गाली गलौज से बच्चों को बचना चाहिए। और गुरु जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का मनन करें, जो सबक देते हैं उसको निश्चित रूप से करें। अब पहले की शिक्षा, जैसे आपने मुझसे कहा, आज तो कितने साधन हो गए, कहाँ पहुंच गई दुनिया, लैपटॉप चल गए, कहीं चल गए। कुछ देखना है तो ये देख लो, गूगल पे देख लो, इस पर देख लो। नहीं, इतिहास पढ़ो। इतिहास में बच्चों के बहुत किस्सा हैं। अभिमन्यु कौन था, शिवाजी कौन थे, ये कैसे बने, कहाँ थे, ये चीजें, इनका इतिहास, इनकी कहानियां। एक भक्तमाल आते, भक्त कैसे बनते, तो ये सारी चीजें पढ़ना चाहिए। लेकिन अब कुछ नहीं करते बच्चे, उठाया गूगल पे देख लिया। अगर गुरुजी ने पूछा ये कौन था, हम बता दें, फाटसलिया बता दिया। मगर उनको ज्ञान कुछ नहीं है। ये जीवन का ज्ञान अर्जन करने के लिए उन्हें अपने ही देश के इतिहास को टटोलना चाहिए, किस्सा कहानी सुनना चाहिए। किस्सों में बड़ा दम रहता है। किस्से तो होते हैं जो कुछ काम हो चुके हैं उनके होते हैं, उनमें बड़ी बातें छिपी रहती हैं। ये बच्चों का खास करके काम होना चाहिए। और शिक्षा, जो शिक्षार्थी है शिक्षा, कलाकार है कला, इनके प्रति उसको पूर्णतया समर्पित होना चाहिए, तब वो कलाकार बन सकेगा। ऐसा मेरा उनसे कहना है। आदेश नहीं, आदेश तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उनको मैं, जैसे आज भी बड़े बड़े जो लोग पूछते हैं, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि मेरी तो आपके प्रति श्रद्धा, इच्छा यही है कि आप ऐसा करें। धन्यवाद सर। समस्त शाला परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतने भाग्यशाली हैं जो आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात्कार लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपको रविशंकर हायर सेकेंडरी स्कूल है ना? हाँ हाँ, वहाँ महेंद्र तिवारी जी प्राचार्य हैं जी जी ना। वो हमारे बहुत
शिक्षा अधिकारी भी रहे हैं और वो हमारे मित्र के पुत्र भी हैं। मैं उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। तो उस स्कूल के प्राचार्य को हमारे पास सबसे पहले सिंह साहब आए थे, मैडम बेलापुरकर जी आई, जैन आई, आप आई और आप भैया जो फोटोग्राफी कर रहे, सब टीचर आए। मैं उन सब का भी आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, उस राज्य सरकार से जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपनी बात जो मैं साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना का मूल्यांकन करने के लिए आप लोग पधारे, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इसलिए मैं भी आपको धन्यवाद करता हूँ। सर आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।